नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित ग्राफ चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर था सबका वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं, बिल्कुल प्लेलिस्ट पर जाइए। और प्लेलिस्ट बहुत अच्छे ढंग से बनाया हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए, है ना। खोजने में बिल्कुल दिक्कत ना होगी और मिल जाए तो बिल्कुल आप लाइन बाय लाइन एक एक प्रश्न का हल आप पा सकते हैं। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं हम ग्राफ। और ग्राफ में होता क्या है, ग्राफ में एक देखिए डाटा दिया रहता है, ग्राफ के माध्यम से उसको निरूपित किया हुआ रहता है। बस उसमें दी हुई जानकारी को बता देना होता है ना। यही करना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नमाला में डायरेक्ट हम हिट करते हैं। प्रश्नमाला 1 नंबर जो ग्राफ दिया है वो तो मैं बनाने में टाइम लगेगा, है ना। तो इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है, और उपाय क्या है आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये देखिए, ये मैंने जो प्रश्न 1 नंबर से 5 नंबर तक का जो ग्राफ दिया हुआ है इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है एक पन्ने पर। पन्ने समझ लीजिए जो भी है इस पर मैंने ड्रॉ कर दिया है, और इसी के माध्यम से हम सॉल्यूशन आपको करेंगे ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। आपके सुविधा के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल सेम हूबहू है ना। मैंने उसी तरह से बनाया है। तो ये 1 से 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आपको मदद करेगा, ताकि आप भी देख सकें और मैं व्याख्या करूँ तो आपको पता चले कि ना ये यहाँ से यहाँ है। चूँकि मैं किताब आपके सामने क्वेश्चन दिखाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम आपको तो ग्राफ दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ग्राफ दिखाने के लिए हमने इस चीज़ को ये किया है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस इसी ग्राफ को देखकर क्वेश्चन का आंसर कर देना है। इसी ग्राफ को देखकर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये जो ग्राफ है 1 से 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं क्या कहता है 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1983 से, क्या आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वर्ष जो मैंने डिनोट किया है ये आपको दिख रहा है। देखिए, ये 1983 है, थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा। ये 1983 है, ये 84 है, 1985 है, 1986 है, 1987 है ना। ये हमारा क्या है, ये वर्ष दिया हुआ है। ग्राफ आप अपने पास बुक ज़रूर रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। इतना दिखाने के बाद भी आप अपने पास बुक रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन के लिए तो मैंने यहाँ पे कोई लिखा नहीं है क्वेश्चन, तो इसलिए आप बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है। कह ये रहा है कि 1983 से 1986 तक की निर्यात में कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1986 से 1983 से 1986 तक यहाँ तक कीमत में कितने की वृद्धि हुई है, कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है। तो देख लीजिए ग्राफ, ये हमारा जो दर्शाया गया है खाली जो सादा सादा ब्लैंक है, ये हमारा निर्यात को दर्शाता है, और ये जो रंगीन भाग है ये कीमत को दर्शाता है ना। तो कह रहा है कि 1983 में जो निर्यात हुए उसकी कीमत से 1986 में जो निर्यात है उसकी कीमत में कितनी की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो पहले हम देख लेंगे, परसेंट निकालना है। तो अगर वृद्धि निकल जाए तो परसेंट तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो पहले देखिए कि वृद्धि कितनी की हुई है। 1983 से 1986 में हुए निर्यात में वृद्धि कितनी की हुई है। तो लास्ट 1986 में कितने की कीमत लगी थी, 540 की। तो 540 हम क्या कर देंगे, 540 माइनस कर देंगे। ये 1983 के निर्यात में कीमत जो थी वो 400 थी, यही ना थी। घटा देंगे तो 140 हमारा रुपया हो जाएगा, 140 रुपया। और ये जो दोस्तों ये रुपए है ना, कीमत जो है करोड़ रुपए में है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, आप समझ लीजिएगा, ग्राफ में दिया है कि ये जो रुपए है वो करोड़ में है। ठीक है, तो करोड़ समझिएगा इसको। 140 करोड़ रुपया का ये वृद्धि हुई है। तो जब 140 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है तो इसका परसेंटेज हम निकाल देंगे। किसके सापेक्ष परसेंटेज, हम 1983 के सापेक्ष हम निकाल देंगे। तो परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा बताइए। परसेंटेज लाभ बराबर हम समझते हैं लाभ आज जिसके सापेक्ष
जिसके सापेक्ष ये निकाला जा रहा है, तो 1983 के सापेक्ष निकाला जा रहा है। तो 1983 के सापेक्ष 1986 में कितना % का लाभ होगा? तो 1983 के सापेक्ष हो रहा है ना, तो 1983 में निर्यात से कितना का लाभ हुआ था? 400 रुपये का। तो लाभ बटा 400 गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो लाभ कितना हुआ है? 140 करोड़ रुपये, और ये 400 और ये कितना हो जाएगा? 100। इन दो से इन दो को काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे तो हमारा 4 3 12 4 5 20, यानी 35% का कुल मिलाकर हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ। कोनो दिक्कत नहीं है। ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ की मदद से ही हम इसका सलूशन कर रहे हैं, ठीक है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, पढ़िएगा। बुक तो आप अपने पास ज़रूर रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। बुक बिना रखे मज़ा नहीं आएगा। चलिए, अरे भैया जी क्या है, और क्या गए आप? यहाँ रहना चाहिए ना आपको, ठीक है। ये समझ लीजिए। तो हमने 1983 से 86 तक का लाभ परसेंटेज हमने ज्ञात कर दिया। इसको हटा देते हैं। ग्राफ यहाँ से आप देखते रहिए, है ना, समझने का प्रयास करते रहिए। 2 नंबर देखिए क्या कहता है। 2 नंबर दिया है कि 1984 और 85 के बीच हुए निर्यात में कितने पीस वस्त्र का अंतर था? 1985 ये वाला, सॉरी 1984 ये वाला, और 1985 के बीच, 1985 के बीच ये वाला, 1984 1985 ये है, 1984 ये है, 1985, इनके बीच हुए निर्यात में कितने पीस वस्त्र का अंतर था? तो पहले निर्यात वाला हम ग्राफ देखेंगे। ये तो कीमत वाला ग्राफ है ना, जो रंगीन भाग है वो कीमत वाला ग्राफ है। ये निर्यात, वस्तु का निर्यात वाला ग्राफ है। तो इसमें अंतर सिंपल बता देना है। 260 है, यहाँ पहले 180 का निर्यात हुआ था, अब 260 का निर्यात हुआ है। तो बस सिंपल अंतर कर देंगे। अंतर कितना का था बताइए? बहुत आसान होता है ग्राफ। अंतर कितना का है? 260 माइनस 180 का अंतर है, यही ना है। घटा देंगे तो 0, 16 में से 8 गया 8, यानी 80 वस्त्र का 80 वस्त्र का अंतर है। लेकिन इस ग्राफ के अंतर्गत निर्यात के संबंध में ये नहीं कहा है कि आपका निर्यात जो होगा वो लाख में होगा या करोड़ में होगा या सिंपल जितना 100 में होगा, ये नहीं कहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 100 वस्त्र आया है सॉरी 80 वस्त्र जो आया है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 80 पीस वस्त्र का इंक्रीज हुआ है। 80 पीस वस्त्र का इंक्रीज हुआ है, इसका 80 पीस वस्त्र का अंतर है। अगर पीस में दिया हो तो, अगर ये लाख में दिया हो तो हम 80 लाख भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है कि 80 लाख वस्त्र का जो निर्यात हो रहा है वो लाख में हो रहा है या करोड़ में हो रहा है या फिर 100 में हो रहा है। तो ये कंफर्म नहीं कहा है। तो हो सकता है 80 वस्त्र हो सकता है, 80 पीस वस्त्र का अंतर हो, 80 लाख का अंतर हो, 80 करोड़ का हो, ठीक है, 80 करोड़ का हो, कुछ निर्धारित नहीं किया है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर इसका होगा ना, ये तीनों में से कोई हो सकता है। 80 वस्त्र का हो सकता है, 80 लाख का हो सकता है, 80 करोड़ का हो सकता है, इस तरह से हो सकता है ना। तो इसमें आप जो दिया हो वही आपका होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आपका आंसर 80 लाख का दिया है, तो 80 लाख ही होगा, ठीक है। चलिए, अगर ऑप्शन होता तो लाख में होता तो लाख ही मानते हैं ना। तो इस तरह से आप 2 नंबर का सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया है कि 1984 से 1985 के बीच हुई निर्यात में कितने पीस वस्त्र का अंतर था? ये तो 2 नंबर हो गया, ठीक है। 3 नंबर कर रहा है 1983 से 1984 में वस्त्र निर्यात में आसन्नतः कितने प्रतिशत की कमी आई? 1983 और 84 से इसको हम मिटा देते हैं। अब 83-84 में बात करते हैं। 1983 है ये, 1984 ये वर्ष है, ठीक है। तो 1983 और 1984 के बीच बोल रहा है कौन क्या कि इसके वस्त्र में जो निर्यात हुए हैं उसके वस्त्र में निर्यात में कमी कितनी की आई है? कमी कितने प्रतिशत की आई है? तो देख लीजिए, 1983 में जो निर्यात हुआ है वो 220 का निर्यात हुआ है। 1983 में जो निर्यात का ग्राफ है वो 220 का है और 1984 में ये 180 पर आ जाता है। तो कहने का मतलब कमी हो रहा है। तो कमी कितने का हो रहा है बताइए? कमी
परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कमी परसेंटेज कितने का हो रहा है, पहले हम कमी निकालने के कितने का होता है, तो 220 माइनस 180 का कमी हो रहा है। किसके सापेक्ष, 1983 के सापेक्ष। चूँकि इसी के हिसाब से पहले इतना था अब इतना हो गया, तो सापेक्ष हम किसका करेंगे, 1900 पहले वाला ईस्वी से करेंगे। 1983 ईस्वी के सापेक्ष में 1984 में कमी हुआ है, तो इसके सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष करेंगे उसको नीचे रखते हैं, तो 220 हो जाएगा। 220 के सापेक्ष ना इतना हुआ है। और परसेंटेज निकालने के लिए सबसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 220 घटा देंगे तो 0, 12 में से 8 गया, 8 4 12, 40 का अंतर हो जाएगा। ये 220 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। इसको हम काट देंगे और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाता है। और ये 5 × 20, 200/11 हो जाएगा। 200/11 हो जाएगा। इसको आप भाग दीजिएगा तो जानते हैं 18.1 आएगा, 18.1 समथिंग आता रहेगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीजिंग या परसेंटेज कमी। इसको समझ लीजिएगा कि परसेंटेज कमी हो रहा है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 3 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ रहे हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्या कहता है, क्या ग्राफ आपको दिख रहा है, ये पहले बताइए। ग्राफ का जो हमने बनाया, ड्रॉ किया है, ये दिख रहा है कि नहीं स्पष्ट, आपको स्पष्ट क्या दिख रहा है आपको। चलिए अब हम क्या कर देंगे, 3 नंबर तक तो कर लिए। 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर ध्यान से समझिएगा। 4 नंबर कह रहा है, अगर वर्ष 1987 में प्रति पीस वस्त्र की कीमत, 1987 ही वाला है, ठीक है। 1987 में कह रहा है कि प्रति पीस वस्त्र का कीमत, प्रति पीस वस्त्र का कीमत 1985 में निर्यात की गई, 1985 में निर्यात की गई प्रति पीस की कीमत के बराबर थी, प्रति पीस कीमत के बराबर थी। ये 1985 वाला प्रति पीस कीमत और 1987 का प्रति पीस कीमत बराबर है। तो 1987 में लगभग कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, तो 1987 में लगभग कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ ये बताना है। 1947 में कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, तो पहले हम देख लेंगे। जब इसका अगर इसका निर्यात और इसका निर्यात बराबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कितना का निर्यात हुआ है और कितना पैसा इनकम हुआ है, कितने का निर्यात हुआ है और कितना इनकम हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हम यही ना लिख सकते हैं कि 260, ये देखिए 260 का निर्यात कितना रुपया का हुआ है, 260 का निर्यात में कितना पैसा आया है, 260 के निर्यात में हमें कितना मिला है, 450 रुपये मिला है। 450 करोड़ रुपए में है, तो 450 करोड़ रुपए ही समझेंगे। तो इसलिए अगर हम एक का निर्यात करें तो कितना होगा, 450 बटा 260 होगा ना, एक का निर्यात। इसलिए देखिए चूँकि 1985 और 1987 का जो ग्राफ है ना बिल्कुल बराबर है, इसके निर्यात का जो इनकम है वो बिल्कुल बराबर है। तो बराबर है तो बिल्कुल सही बात है कि जब इतना का हमारा 260 का निर्यात 450 हो रहा है, तो एक का निर्यात इतना निकाल लेंगे। तो कह रहा है 1987 में 420 वस्त्रों का निर्यात हुआ है। तो 420 वस्त्रों में कितना का निर्यात हो जाएगा, तो हम 420 का मान निकाल देंगे। 420 का कितना हो जाएगा, 450 बटा 260 कर देंगे और इसको 420 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा और ये 21 दूना 42 हो जाएगा, है ना। अब ये तो कटेगा नहीं कटेगा तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो जानते हैं क्या आ जाएगा आपका, गुना करेंगे तो ये आपका 94 50 आ जाएगा, है ना। मैंने गुना कर लिया है ऑलरेडी, है ना, करके रखा है ताकि आपको यहाँ हम टाइम ना व्यर्थ करें, आप गुना कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इतना हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा तो 726.92 कुछ समथिंग लगभग आएगा, लगभग ये आएगा। तो इसको हम लगभग कैसे लिख सकते हैं, ये तो इतना आएगा एक्यूरेट, ये इतना एक्यूरेट आएगा, है ना। लगभग में हम लिख सकते हैं 726, लगभग पॉइंट को छोड़ देंगे तो 726%, हम 726 करोड़ रुपए का हम लगभग लिख सकते हैं,
ठीक है। तो 4 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कितना का था, ये हमारा जो 1985 से हमने आधार बनाया, 1985 से आधार बनाकर हमने किसका निकाल दिया, 1987 का निकाल दिया। 1987 ईस्वी में जो हुए निर्यात हुआ वो कितने रुपए का हुआ, वो 7,726 लगभग करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है, इसको मिटा दें। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, समझ में तो आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये ग्राफ तो हमारा वहीं रहता है। अभी 4 नंबर तक हमने पहुंचा है। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ग्राफ क्या दिख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। 4 नंबर 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर दिया है कि यदि दिए गए वर्षों में किस वर्ष प्रति पीस कीमत सबसे कम थी। दिए गए वर्ष में दिए गए वर्ष में, है ना, दिए गए वर्ष में किस वर्ष प्रति पीस कीमत सबसे कम थी। तो हम कैसे निकालेंगे कीमत, हम कैसे निकालेंगे प्रति पीस कीमत, कैसे निकालेंगे। ये देखिए प्रति पीस कीमत सबको निकालना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि प्रति पीस कीमत किस वर्ष में सबसे कम थी। ये देखिए 220 पीस का हमारा कीमत 400 है, तो एक पीस का प्रति पीस का सबका कर रहा है, तो प्रति पीस का सबका निकाल लेंगे, जिसका कम मान होगा उसका हम क्या कर देंगे, समझ जाएंगे कि वो कम है। तो देखिए 1983 की बात करें 1983 में प्रति पीस कीमत क्या हो जाएगी, टोटल हमारा कितने का हुआ है निर्यात, टोटल 400 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है 220 पीस, यही ना। तो हम क्या कर देंगे, ये प्रति पीस निकल जाएगा हमारा, इसको भाग देंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, 1.8 करोड़ रुपए का ये निर्यात हो रहा है प्रति पीस, एक पीस का इतना 1983 में। 1984 में अगर देखें, 1984 में देखें तो हम क्या कर देंगे 390 बटा 180 कर देंगे तो प्रति पीस हमारा कीमत निकल जाएगा। इसको काट देंगे, इसको भाग देंगे 39 में 18 से भाग देंगे तो 2.3 आएगा, है ना, 2.3 आएगा। तो ये प्रति पीस 2.3 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 1984 का हो गया। 1985 का देखते हैं क्या कहता है। 1985 में अगर देखें तो प्रति पीस कितने का कीमत होगा, 1985 में प्रति पीस 450 बटा 260 का होगा। ठीक है, इसको काट देंगे, ये तो कटेगा नहीं कटेगा तो 45 में 26 से भाग दे देंगे, एक 0 जिसको कटा 45 बटा 26 होगा, इसको भाग देंगे तो हमारा 1.7 लगभग आएगा, 1.7 आपका आ जाएगा कीमत। 1986 की बात करें, 1986 में 1985 हो गया, 1986 में बात करें तो 1986 का अगर आप क्या है हमारा 540 बटा 210 कर देंगे, 540 बटा 210 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21 और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 8 24 18 3 54, यानी 18 बटा 7, इसको भाग दे देंगे 18 बटा 7 को तो 2.5 आ जाएगा। ये कितना 1986 का ग्राफ है, 1986 का ग्राफ है। अच्छा 1986 के बाद 1987 का हम ग्राफ अगर देख लें तो 1987 में हमारा क्या हो जाएगा बताइए। 1987 का अगर देखें प्रति पीस कीमत तो 590 है, 590 टोटल है 420 का। तो 420 कर देंगे, प्रति पीस निकल जाएगा 59 बटा 42 का मान आपका आ जाएगा 1.4। अब प्रति पीस सभी ईयर में प्रति पीस हमारा दाम निकल गया, तो इसमें सबसे कम किसका दाम है बताइए। ये 1.8 है, 2.3 है, 1.7 है, 2.5 है, 1.4 है। तो इसमें सबसे कीमत कम किसका है देख लीजिए, सबसे कीमत कम 1987 ईस्वी का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1987 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो 1 से 5 नंबर के लिए हमारा ये ग्राफ था और इस ग्राफ को हमने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए अगले 6 नंबर सॉल्व करने के लिए दूसरा ग्राफ देखना पड़ेगा, है ना।
अगले 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरे ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी। तो दूसरे ग्राफ को भी मैंने बना दिया है, इसी टाइप से हमने बनाया है। चलिए आपको दिखा देते हैं और इसको सबको मिटाते हैं, इसको हटा देते हैं। इसकी काम तो हो गई। अब ये ग्राफ 1 से 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसा है ग्राफ हमारा, देखिए सब देसी जुगाड़ का प्रभाव है ना, देसी जुगाड़ का प्रभाव है। कैसा है ग्राफ आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्या कहता है, छः नंबर देखिए क्या कहता है। 6 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर के लिए हम आपको ग्राफ दिखा दें। 6 नंबर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, देखिए सबका मैंने ग्राफ बना दिया है, ड्रॉ किया है ना। तो 6 नंबर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है और इसमें हमें सॉल्व करना है। इस ग्राफ की मदद से आपको दिख रहा होगा, इसी ग्राफ की मदद से हम करेंगे। लेकिन इससे पहले आप बुक जरूर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ तो केवल देखने से कुछ होगा नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझना पड़ेगा और फिर उसके साथ साथ ग्राफ भी देखना पड़ेगा। तो ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ तो ये हमारा है, ये देखिए थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है इस ग्राफ में। ये जो दिया है ना, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ कंपनी लिखा है, ठीक है। यहाँ कंपनी लिखा है, यहाँ हमें ड्रॉ कर देना चाहिए था, मिस्टेक्स बाय मिस्टेक हमने नहीं किया है। इस कंपनी का नाम है ए, ठीक है। इस कंपनी का टोटल का नाम है ए, इस तरह से हम कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम ए है, इस कंपनी का नाम दिया है आपका बी, इस कंपनी का नाम दिया है सी, इस कंपनी का नाम क्या दिया है डी, ठीक है। इस कंपनी का नाम दिया है ई। तो आप ये समझ लीजिएगा, है ना। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि वैसी कंपनी जिसकी मांग देखिए यहाँ ग्राफ में मैंने दिखाया है सॉरी दोस्त, यहाँ ग्राफ में मैंने दिखाया है, इसको मांग से डिनोट किया है। मतलब ये जो खाली वाला है ग्राफ, खाली वाला जो दिख रहा है, ये वाला ये इसको हमने मांग से डिनोट किया है ग्राफ में। और ये जो रंगीन भाग है, जाली टाइप, जालीनुमा जो है ना, वो उत्पादन को दर्शाता है ना। तो इसमें हमें क्या कर देना है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैसी कंपनी जिनकी मांग उत्पादन से ज़्यादा है, वैसी कंपनी जिनकी मांग जो है उत्पादन से ज़्यादा है, और वैसी कंपनी जिनका उत्पादन मांग से ज़्यादा है का अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है उसको समझना पड़ेगा हमें, है ना। क्वेश्चन को क्या समझना पड़ेगा, ये देखिए 1 मिनट, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि वैसी कंपनी जिनकी मांग उत्पादन से ज़्यादा है, तो वो कंपनी कौन सी है बताइए। वैसी कंपनी जिनकी मांग उत्पादन से ज़्यादा है, तो देखिए तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिनकी मांग जो है उत्पादन से ज़्यादा है। ये उत्पादन है, मांग ये है, तो कंपनी ए है, एक कंपनी ए है जिनका मांग जो है उत्पादन से ज़्यादा है। अच्छा इसको देख लेते हैं, ये तो उत्पादन ही ज़्यादा है, ये तो होगा नहीं। इसकी देखते हैं, ये तो मांग है उत्पादन से ज़्यादा है, तो कंपनी सी भी हो जाएगी, कंपनी सी हो जाएगी। अच्छा इसमें फिर देख लेंगे तो ये तो उत्पादन ही ज़्यादा है, जबकि मांग ज़्यादा करना है, तो इसमें मांग ज़्यादा है उत्पादन कम है, तो एक ई भी हो जाएगी, एक ई हो जाएगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया हमारा कि जिसका मांग उत्पादन से ज़्यादा हो। तो इस तरह की कितनी कंपनियां हैं, कंपनी ए है, कंपनी सी है और कंपनी ई है। अब बाकी में जितना जो है ना, इस सबका उत्पादन ज़्यादा है और मांग कम है, तो बाकी के 2 ही बच गए हैं कंपनी, बाकी के 2 ही कंपनी न बचे हैं। तो बाकी के 2 कंपनी जो बचे हैं जिनका उत्पादन ज़्यादा है और मांग कम है, तो देखिए इसका उत्पादन ज़्यादा है, इसका मांग कम है, इसका भी उत्पादन ज़्यादा है और मांग कम है। तो इस तरह के कितने कंपनियां हो गए, तो इस तरह से अगर अनुपात में करें तो इसमें 2 कंपनियां हो रही हैं, कौन कौन, एक बी हो रही है और एक कंपनी डी हो रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका रेशियो क्या बनता है, कितनी कंपनियां, ये तो 3 रेशियो हुआ, 3 के कंपनी हुआ जो जिसका मांग जो है अधिक है किससे, उत्पादन से, और ये 2 ही ऐसी कंपनी है बी और डी जिनका उत्पादन ज़्यादा है मांग से। तो इस तरह से अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए हैं।
3:2 है, यही तो बता देना था। समझ गए। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर दिया है कि 5 कंपनियों की औसत मांग, 5 कंपनियों की औसत मांग तथा उनके औसत उत्पादन में क्या अंतर है। 7 नंबर दिया है कि 5 कंपनियों का औसत मांग, 5 कंपनियों का औसत मांग मतलब पाँचों कंपनी का औसत मांग देख लेना है। तो 1 2 3 4 5 कंपनियां, इसका औसत मांग तथा उनके औसत उत्पादन में क्या अंतर। तो पहले औसत मांग तो निकालना है। औसत मांग क्या करेंगे, पाँचों कंपनियों का जो मांग है ना, उसको हम क्या कर देंगे, जोड़कर 5 से भाग दे देंगे, औसत मांग निकल जाएगा। तो कंपनी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का हम क्या कर देंगे, मांग निकाल देंगे, मांग कर देंगे। तो मांग इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कंपनी ए का मांग कितना है बताइए, 3000 रुपया है, प्लस ये बी का कितना है 600, सी का कितना है, सी का मांग 2500 है, डी का मांग कितना है 1200, ई का मांग कितना है 3300। ठीक है, ये 5 कंपनियों का मांग है। अब औसत का रह चुकी, तो हम औसत जब निकाल रहे हैं तो औसत के लिए हम 5 कंपनियों का आंकड़ा कर रहे हैं, तो 5 से भाग कर देंगे, ये हमारा निकल कर आ जाएगा, है ना। मैंने इसको जोड़ कर लिया है, आप जोड़ कर लीजिएगा। आपका जोड़ आएगा जानते हैं कितना, 10 600 अब बटा 5 होगा। इसको कटाइएगा तो 21 अब 20 आएगा। ठीक है, ये तो हमारा मांग का औसत हो गया। किसका औसत जो है, ये मांग का हुआ। ठीक है, अब औसत हम किसका निकालेंगे, अब औसत निकालेंगे हम उत्पादन का। अब उत्पादन का औसत निकालेंगे, उत्पादन औसत। ठीक है, उत्पादन औसत हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सारा उत्पादन को जोड़ देंगे। उत्पादन पहले वाला कंपनी ए में उत्पादन क्या हुआ है बताइए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का उत्पादन, मतलब इसका उत्पादन, सबके उत्पादन अब बटा 5 कर देंगे, क्योंकि 5 ही कंपनियां हैं। तो इसका हम करेंगे तो ए का कितना उत्पादन है 1500 है, 1500 प्लस बी का कितना है 1800 है, प्लस सी का कितना है 1000 है, प्लस डी का कितना है उत्पादन 2700 है, 2700 है ना, 2700 प्लस ई का उत्पादन क्या है 2200, 2200 बटा 5 कर देंगे, सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा जानते हैं कितना, 9200 आएगा, 9200 बटा 5 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो आपका 1840 आ जाएगा। ठीक है, 1840 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कंपनियों की औसत मांग तथा उसके औसत उत्पादन में क्या अंतर है। तो बस अंतर कर देना है, 2100 में से 1800 घटा देना है, सिंपल। तो 2100 में से 1840 घटा देना है, 2100 में से 1840 घटा देना है, तो हमारा जानते हैं कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। तो अंतर हमारा कुल मिलाकर कितना का हुआ, 280 का अंतर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस इस क्वेश्चन में यही करना था। बस केवल आपका जोड़ घटाव बढ़िया होना चाहिए, है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। 7 नंबर। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर देखें ना। 8 नंबर चलिए देखते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, है ना। और आप सब कहना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सबको मैंने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के दौरान मुझे पता चला कि इसमें बहुत ऐसा ऑप्शन है ना जो गलत दिया है, बहुत ऐसा क्वेश्चन भी दिया है वो गलत दिया है, बहुत ऑप्शन गलत दिया है, बहुत से आपका क्या सॉल्यूशन गलत दिया है। इस तरह से आप घबराइएगा मत, बस अपना कंसेप्ट रखिएगा। ग्राफ की मदद से आपको जो जानकारी मिल रही है, दिख रही है, उसी को मानिएगा, है ना, किसी को मत मानिएगा आप। 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ग्राफ यही है, 8 नंबर को हम सॉल्व करेंगे इसी ग्राफ से। कह रहा है कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का आसनतः कितना गुना है, गुना कह रहा है ना। तो गुना कह रहा है तो सिंपल से हम क्या करेंगे सॉरी दोस्त, गुना जब कह रहा है किस किस कंपनी का, कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का आसनतः कितना गुना है, तो ए का कितना गुना है,
तो कंपनी डी ये है, कंपनी ए है, तो मतलब इसका हमारा उत्पादन कितना गुना है, तो उत्पादन वाला हमारा ये वाला है, तो उत्पादन कंपनी ए का उत्पादन क्या है बताइए। कंपनी ए का उत्पादन हमारा कितना है कंपनी ए का उत्पादन 1500 है, ठीक है। कंपनी ए का उत्पादन 1500 है, डी से तुलना करना है, तो डी का उत्पादन कितना है 2700 है। कंपनी डी का उत्पादन कितना है, कंपनी डी का उत्पादन हमारा कितना है 2700 है, 2700 है, यही ना कह रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि ये कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का आसंता कितना गुना है, तो ए का कितना ये गुना है, ये कितना गुना है, तो हम मान लेते हैं कंपनी ए का 100 गुना है, ए का 100 गुना है कौन 1500, कंपनी ए जो है ए का 100 गुना है 1500, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ए का 100 गुना है तो हमारा ए कितना गुना हो जाएगा बताइए। इसको ए का मान हमारा दिया है, ए कितना है 1500 का सॉरी हाँ ये 1500 सॉरी ए का 100 गुना है कौन 2700, ए का 100 गुना डी है, मान लेते हैं ए का 100 गुना डी है, तो ए हमारा कितना है 1500 गुना x मान लेते हैं, और डी कितना है 2700 है। तो x का मान यहाँ से हम निकाल देंगे कि कितना गुना है 2700 बटा 1500, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कटाएंगे तो ये तो अब कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 5 15 यानी 90, 18 5 90, 1.8 हो जाएगा, है ना। 1.8 गुना है। देखिए इतना ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, जो बड़ा वाला मान है ना, जैसे डी वाला हमारा दिख रहा है बड़ा, तो बड़ा वाला में से छोटे वाले से भाग कर देंगे, बड़ा वाला में छोटे वाले से भाग कर देंगे। बड़ा वाला का उत्पादन क्या है, डी कंपनी का उत्पादन 2700 है, ए कंपनी का उत्पादन 1500 है, तो सिंपल सा जो बड़ा है उसको ऊपर रख देंगे, जो छोटा है नीचे रख देंगे, उसको भाग कर देंगे, वो आपका गुना निकल जाएगा। अगर ये तो बेसिक है कि जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है उस तरह से सॉल्व करने का ये मतलब कंसेप्ट है। अगर जल्दबाजी में करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बड़े वाला में छोटे वाले से भाग दे दीजिए, आपका गुना गुनी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर दिया है कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत है देखिए कंपनी बी की मांग कर रहा है, मांग पर बात कर रहा है, इसको मिटा देते हैं कंपनी बी की मांग कर रहा है, तो कंपनी बी की मांग कितने हैं बताइए 600 है। कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत है, कंपनी सी कौन सा है ये वाला, मांग का कितना गुना है, तो देखिए कह रहा है किसका गुना है, सी की मांग का कह रहा है कितना गुना है, तो कंपनी बी का मांग कितना है, कंपनी बी हम कर देंगे, और सी की मांग का कह रहा है ना, तो सी को कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो कंपनी बी का मांग कितना है 600 है, सी का मांग कितना है, सी का मांग 2500 है, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगी कितना गुना है, और इसमें कहता है कि कितना गुना अधिक है कितना गुना कम है, तो ये हम क्या करते हैं बी और सी के मांग को माइनस कर देते पहले, ठीक है। लेकिन इसमें कितना अधिक या कितना कम की बात नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है कि कितना गुना कितना परसेंटेज अधिक है, कितना परसेंटेज है केवल। तो हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह से कर देंगे, इसको कटा देंगे, और हम क्या कर देंगे, इसको कटाते हैं 5 से, तो 5 5 25 5 5 25 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे तो 12 5 60 120 होगा, 5 से घटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा, मतलब ये 24% है, 24%, ये कितना परसेंट मतलब है, तो ये 24% है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसका मेन बेसिक हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हमने 600 को ऊपर रख दिया, इस ग्राफ में बी का जो मांग था वो 600 था, सी का जो मांग था 2500 था, तो हमने 2500 को ऊपर क्यों नहीं रखा, नीचे ही क्यों रखा। तो देखिए इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जिसकी सापेक्ष तुलना करने के लिए बोलता है ना, उसी को हम नीचे रख देते हैं। अगर ये भी नहीं याद रहता है तो आप एक फार्मूला रखिए, एक आप हमेशा याद रखिए, काकी को क्या रखना है, काकी को ऊपर रखिए, ये ट्रिक है हमारा, ठीक है।
मैंने खुद से सोचा तो पता चला कि ये सही ट्रिक है याद रखने के लिए कि किसको ऊपर रखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए और किसको नीचे रखेंगे। तो हमेशा याद रखिए काकी को ऊपर रखिए और बाकी को नीचे रखिए, बाकी को नीचे रखिए, नीचे रखिए। ठीक है, क्या करना है, बस सिंपल सा याद रखना है, काकी को ऊपर रखिए और बाकी को नीचे रखिए। देखिए का कहाँ दिया है, कह रहा है कंपनी बी की मांग कंपनी बी की मांग कंपनी सी की, कंपनी सी की, तो की आ गया यहाँ पे। कंपनी सी की किससे तुलना, कंपनी सी की मांग का, कंपनी सी की मांग का, जो मांग का कह रहा है कंपनी सी की मांग का, तो का आ रहा है हमारा, तो का हमेशा क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा, क्योंकि कंपनी सी का, कंपनी सी का किससे तुलना कर रहा है। देखिए पढ़ने के बाद पता चलता है कि तुलना किससे हो रही है, कंपनी की तुलना हो रही है सी से, सी कंपनी से तुलना रहे तो इसका, तो जिसका कहेगा तो का कहेगा तो नीचे, कि जिसका की कहेगा तो वो भी नीचे रहेगा। तो काकी को ऊपर रखिए और बाकी को नीचे रखिए। इस तरह से हमारा परसेंटेज कम ही होगा तो भी निकल जाएगा, परसेंटेज पूछेगा तो भी निकल जाएगा, कुछ भी पूछे बिल्कुल निकल जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 9 नंबर देखते हैं 9 नंबर तो हो गया, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है चलिए इसको हमने फिर से समझ में आ रहा है, ग्राफ तो दिख रहा है ना, ये कर देते हैं। चलिए 10 नंबर क्या कहता है, 10 नंबर आपका दिया हुआ है कि कंपनी ए अपनी मांग का कुछ टीवी, कंपनी ए है ठीक है, ये अपनी मांग का कुछ टीवी एक ही कंपनी से खरीद कर पूरी करनी चाहती है, एक ही कंपनी से खरीद कर पूरा करना चाहती है ना। तो बताएं कि वो किस कंपनी को टीवी किस कंपनी से टीवी खरीदे कि उसकी मांग पूरी हो सके। देखिए ये भी कंपनी टीवी बना रही है, कितना टीवी बना रही है 1800, ठीक है। ये कंपनी कितना बना रही है 1000 टीवी बना रही है, उत्पादन जो हो रही है। अच्छा डी कंपनी कितनी टीवी बना रही है 2700, और ई कंपनी कितनी बना रही है 2200। तो कह रहा है कि ए अगर अपनी मांग को पूरी करना चाहे, ए अपनी मांग को पूरी करना चाहे तो ये किस कंपनी से टीवी खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है जो कंपनी अधिक से अधिक उत्पादन करती है उसी से तो खरीदेगा, जो कंपनी अधिक से अधिक उत्पादन करती है उसी से तो खरीदेगा। कम से खरीदेगा तो मान लीजिए अगर 20 से खरीदेगा तो ये 1800 ही होगा, 20 से खरीदेगा तो ये 1800 ही खरीदेगा। इसको मांग कितना है 3000 का मांग है, मांग कितना का है 3000 का, ए का मांग कितना है 3000 का है, और उत्पादन ये कितना बी वाला उत्पादन कितना करता है 1800 करता है। तो 1800 तो खरीदेगा नहीं चूँकि कम ही पड़ जाएगा, चूँकि इसे 3000 तक खरीदना है और ये 1800 उत्पादन करता है तो इसे तो खरीदेगा नहीं, पहले ही हट जाएगा। अच्छा सी से खरीदेगा कि नहीं, ये तो 1000 करता है उत्पादन तो इससे भी नहीं खरीदेगा। अच्छा डी से उत्पादन करेगा कि नहीं, तो देखिए डी वाला 2700 उत्पादन करता है, ई वाला 2200 करता है, तो 2200 से होगा नहीं, कम से कम ये 2700 वाला से खरीदेगा तब जाकर उसको मांग 3000 के करीब करीब उसको पूर्ति हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कंपनी डी से ये क्या करेगा, कंपनी डी से अपना टीवी खरीदेगा, कंपनी डी से टीवी खरीदेगा, चूँकि कंपनी डी सबसे अधिक उत्पादन टीवी के कर रही है 2700 कर रही है। उस कंपनी ए का मांग कितना है 3000 का है, तो करीब करीब हमारा 3000 जो है 2700 तो वो खरीद लेगा, बचा 3000, तो इसमें ज़्यादा का अंतर नहीं हो रहा है। बाकी सबसे अगर खरीदता तो काफ़ी ज़्यादा का अंतर हो जाता और ये कंपनियां उसकी मांग को पूरी नहीं कर पाते, बहुत अधूरा ही रह जाता। तो सबसे अधिक जो कंपनी उत्पादन करती है उसी से कंपनी डी क्या करेगा खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो उसकी मांग लगभग पूरी हो जाएगी। तो 10 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर ग्राफ दूसरा चेंज करना पड़ेगा। तो हमने 10 नंबर क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है, 10 नंबर तक तो कर लिया। आई होप कि आपको 10 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए हम 11 नंबर देखते हैं, और 11 नंबर के लिए इस ग्राफ को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इस ग्राफ का काम ख़त्म हो चुका है ना,
ये मेरा देसी जुगाड़ कैसा है थोड़ा बताइएगा, क्या कष्ट कीजिएगा, कैसा है बताइए, समझ में आ रहा है। चलिए इसको हटा देते हैं हम। तो हमने 10 नंबर क्वेश्चन तो कर लिया है। अब हम लगाते हैं दूसरा ग्राफ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और दूसरा ग्राफ के मदद से जो दिया है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ग्राफ दे रखा है उसमें हम बात करते हैं, ठीक है। उस ग्राफ को भी हम दिखा दे रहे हैं। आप अपने पास बुक रखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना। ग्राफ तो हम दिखाई भी करेंगे। 11 नंबर देखिए क्या कहता है ग्राफ के मदद से। 11 नंबर देखिए, ग्राफ हमारा कुछ ये है। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, देखिए तो कैसा बना हुआ है, कैसा बना है बताइए तो ज़रा। ये ग्राफ कैसा है हमारा, दिख रहा है ना। चलिए इसको ग्राफ रखते हैं। इसमें कोई मिस्टेक नहीं किया है, बिल्कुल हम लिख दिए हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट हमने बनाया है। और ये जो ग्राफ का रेंज है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 का है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन इसी ग्राफ को देखकर हमें काम करना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में विद्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत अधिकतम है। देखिए ये हमारा कुछ राज्य है, अ, ब, स, द, य, फ, है ना। ये है, ये रेंज दिया है 10%, 20%, 30, 40, 50, ये सब दिया है ना, परसेंटेज में दिया है। तो हमें करना क्या है कि कह रहा है कि किस गाँव में विद्युतीकृत गाँव का प्रतिशत अधिक है। ये जो ग्राफ दिया है ना, समझिएगा, ये जो ग्राफ दिया है इसका कहने का मतलब है ये 20%, इस ग्राफ का मतलब है 20% जो हुआ है ना इस गांव में, अ गांव है, ठीक है। 20% तक इस गांव में विद्युत हुआ ही नहीं है, विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। इसमें 20% तक, अ गांव में 20% तक विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। ब में कह रहा है कि 40% तक इस गांव में विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। उसी तरह स में कह रहा है कि 10% तक विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। द में कह रहा है कि 60% तक इसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है। य में कह रहा है कि 50% तक इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ ही नहीं है, मतलब विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। और फ में कह रहा है कि 30% तक विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर अ बोल रहा है कि हमारे यहाँ 20% तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 80% तक तो उसका विद्युतीकरण हुआ है। 20% अगर नहीं हुआ है, कोई भी परसेंटेज अपने में 100 का मान होता है, 100% होता है। तो अगर ये 20% इसके गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो कहने का मतलब 80% तो हुआ है, यही ना बात कर रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत अधिकतम है। तो अधिकतम प्रतिशत किस में होगा, जिसमें सबसे कम विद्युतीकरण हुआ होगा, उसी में सबसे अधिक विद्युतीकरण हुआ होगा जिसमें सबसे कम विद्युतीकरण हुआ है। तो देखिए, तो इसमें सबसे कम विद्युतीकरण किस गाँव में हुआ है, ये गैर विद्युतीकरण गाँव का प्रतिशत है ना। तो सबसे कम किस गाँव में विद्युतीकरण हुआ है, सबसे कम ये हमारा 100 गांव में विद्युतीकरण कम हुआ है। सबसे कम 100 गांव में विद्युतीकरण 10% ही हुआ है। तो इसका मतलब अधिक से अधिक इसी गांव में विद्युतीकरण हुआ है। तो कितना परसेंट इस गांव में विद्युतीकरण हुआ है, तो 100 गांव में सबसे कम विद्युतीकरण हुआ है, सबसे कम विद्युतीकरण हुआ है। तो इसका मतलब सबसे अधिक विद्युतीकरण हुआ है। तो अधिक विद्युतीकरण कितना होगा, 100 में से हम 10% को घटा लेंगे तो कितना विद्युतीकरण हुआ है, 90%। 90% विद्युतीकरण हुआ है। चूँकि इसमें 10% ऐसा है जो इसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है 90% विद्युतीकरण हुआ है। तो ये 100 वाला हमारा क्या हो जाएगा, 90% आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक विद्युतीकरण किस गांव में हुआ है, तो 100 गांव में हुआ है। तो आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। 12 नंबर क्या कहता है, 12 नंबर दिया है कि अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकरण कराने के लिए सहायता देने का निर्णय करती है और सबसे कम विद्युतीकरण गांव वाले राज्य से प्रारंभ करती है, इसमें सबसे विद्युतीकरण कम जिसका है उससे प्रारंभ करती है, तो वरीयता क्रम में कौन सा चौथे क्रम पर आएगा। तो देखिए, इसमें जिसका ग्राफ सबसे अधिक है ना, जिसका ग्राफ सबसे अधिक है उसमें गैर विद्युतीकरण वाला गांव है, गैर विद्युतीकरण वाला गांव है सबसे अधिक। तो इसमें गैर विद्युतीकरण वाला जिसमें विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जिसका ग्राफ है उसमें सबसे कम विद्युतीकरण हुआ है, मतलब इसका गैर विद्युतीकरण वाला राज्य है। तो ये सबसे कम इसी में
हुआ होगा विद्युतीकरण, मतलब इसी गांव में सबसे कम बिजली हुई है होगी। तो इसके बाद क्या, जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा है उसमें कम विद्युतीकरण हुआ है, उसके बाद उसके नीचे वाला ग्राफ में उससे कम विद्युतीकरण हुआ है। तो 1 नंबर अगर में देखा जाए तो सबसे कम 1 नंबर में हुआ है। सबसे कम विद्युतीकरण किस राज्य में हुआ है? सबसे कम 1 नंबर पर आ जाएगा। सबसे कम 1 नंबर राज्य में विद्युतीकरण हुआ है, क्योंकि यहाँ 60% तक बिना विद्युत का है। गैर विद्युतीकरण का चूंकि ग्राफ है तो सबसे ज़्यादा इसमें गैर विद्युतीकरण द में है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा यहाँ बिजली नहीं है, तो सबसे कम बिजली है, सबसे कम बिजली यहीं पे है। उसके बाद उससे कम किस में है? द के बाद उससे कम, जिसका ग्राफ डाउन होगा इससे। तो इसके बाद 50% इसमें हुआ है, किस में? य में हुआ है। और 3 नंबर स्थान पर आ जाएगा, इससे जो डाउन में ग्राफ जाएगा, इससे डाउन में ये आया है ब, तो 3 नंबर पर ब आ जाएगा। और 4 नंबर पर देखा जाए तो 3 के बाद कौन सा ग्राफ डाउन हुआ है? ये हुआ है ग्राफ डाउन, तो 30% इसका हुआ है, तो फ हो जाएगा। तो हमें पूछ क्या रहा है? सबसे चौथे स्थान पर चौथे स्थान पर कम विद्युतीकरण वाला गांव कौन है? तो चौथे स्थान पर कम विद्युतीकरण वाला फ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि द में सबसे कम हुआ है, उसके बाद य में हुआ है, उसके बाद ब में, उसके 4 नंबर में फ पे हुआ है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफ को देख कर ही हमें कर देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो 12 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? फ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्या कहता है? 13 नंबर दिया है, चलिए 13 नंबर दिया है कि कितने राज्य में कम से कम 60% का अधिक गांव का विद्युतीकरण हो चुका है। क्या कह रहा है? कितने राज्यों में कम से कम 60% या अधिक गांव का विद्युतीकरण हो चुका है। तो पहले अ का अगर हम निकालें तो अ में देखिए, अ में कितना परसेंट विद्युतीकरण नहीं हुआ है? अ में कितना परसेंट विद्युतीकरण नहीं हुआ है? 20% नहीं हुआ। तो हुआ कितना है? नहीं हुआ है 20%, तो हुआ कितना है? 80%। यही ना कर सकते हैं। ये देखिए, अ में ये ग्राफ किसका है? जिसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसका ग्राफ है। तो जब विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो कितना नहीं हुआ है? 20% का अ में, अ गाँव में 20% का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तो कितना परसेंट का हो गया है? 80% का हो गया है। अच्छा, ब में अगर देखें कितना परसेंट का नहीं हुआ है, तो ब में देखा जाए तो 40% का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तो कितना परसेंट का हुआ है? 60% का हुआ है। ये सब विद्युतीकरण वाला है, ठीक है, जिसमें विद्युतीकरण हो गया है ये। अच्छा, ब के बाद 100 है। 100 में देखिए कितना परसेंट का ग्राफ, कितना परसेंट का विद्युतीकरण नहीं हुआ है? तो 10% का नहीं हुआ। तो हुआ कितना का है? 90% का हुआ है। ठीक है। 100 के बाद द है। द में देखिए कितने परसेंट का विद्युतीकरण नहीं हुआ है? तो 60% का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तो हुआ कितना है? तो हुआ 40% का है। ठीक है, द का हो गया। य का देखते हैं, य का विद्युतीकरण कितना परसेंट नहीं हुआ है? तो य का, सॉरी य वाला ना है, ये वाला, हाँ, य का ग्राफ कितना है? 50% विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तो 50% नहीं हुआ, तो बाकी 50% हुआ है, कन्फर्म है। फ का देखें तो फ का विद्युतीकरण 30% नहीं हुआ है। तो फ का विद्युतीकरण 30% नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 70% विद्युतीकरण हुआ है। यही ना कह रहा है, 70% विद्युतीकरण हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने राज्यों में कम से कम 60% या कितने अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। कम से कम 60% या उससे अधिक का विद्युतीकरण हो कितने राज्यों में, तो कितने गाँवों में या कितने राज्यों में हुआ है ये बताइए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 60% से अधिक या 60% तक, तो 1 गाँव हुआ, 2 गाँव हुआ, 60 से अधिक होना चाहिए 3 गाँव हुआ, ये तो कम है, ये होगा नहीं, ये भी कम है, नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो कितने गाँव हो रहे हैं? 1 2 3 4 गाँव हो रहा है। 4 गाँव कौन कौन से? अ हो रहा है, ब हो रहा है, स हो रहा है, उसके बाद फ हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो ये 4 हमारा गाँव है जिसमें 60% से अधिक का विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है।
लेकिन आपका अगर आंसर पर मत जाइएगा, है ना। आंसर आपका गलत भी हो सकता है, बहुत इसमें मिस्टेक दिया है, ठीक है। आंसर आपका इसमें गलत भी हो सकता है। आपको जिस तरह क्वेश्चन करा है उसके हिसाब से आपको 4 गांव दिख रहा है, कम से कम 60 कह रहा है ना। तो कम से कम 60 कहने का मतलब क्या होगा, कम से कम 60 को ले लेना है, और उसके बाद उससे अधिक है तो उसको लेना है, 60 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ गए। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्या कहता है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। 14 नंबर दिया है आपका, क्या दिया है, एक सेकंड थोड़ा लाइट कम करने दीजिए वीडियो में, हो गया। चलिए 14 नंबर दिया है हमारा कि कौन सा राज्य ऐसा है जहां राज्य द की तुलना में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत दोगुना है। तो अरे गलती कर दी, हम तो मिटा दिए, घबरा गया, फिर से निकालना पड़ेगा। विद्युतीकृत गांव का प्रतिशत दोगुना है, तो फिर से निकालना पड़ेगा हमें। चलिए अ का निकाल लेते हैं। अ में कितना परसेंट विद्युतीकरण हुआ है, 20 है तो 80% हुआ है, ठीक है। ब में फिर देख लेते हैं, ब में कितना हुआ है, 40% नहीं हुआ है तो 60% हुआ है। अच्छा, ब के बाद हमारा स है, स में देख लेते हैं कितना परसेंट नहीं हुआ है, 10% नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है 90% हुआ है। स के बाद द है, द में देख लेते हैं, द में 60% नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है 40% हुआ है विद्युतीकरण। द के बाद य में देखें तो य में कितना है, य में 50% नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है 50% हुआ है। य के बाद फ है, फ में क्या कर रहा है, फ में हमारा 30% का विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है 70% का विद्युतीकरण हो चुका है। अब कह रहा है कि 14 नंबर कौन सा राज्य ऐसा है जहां राज्य द की तुलना में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत दोगुना है। तो ये देखिए 40%, और इसका दोगुना किस राज्य में हुआ है, इसका दोगुना 80 है, तो इसका दोगुना 80 है तो कौन सा राज्य में है, अ में है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, 14 का अ हो जाएगा। और राज्य में जो है ना इसके दोगुना हुआ है, किसके हिसाब से दोगुना हुआ है, द के हिसाब से, द का दोगुना हुआ है वृद्धि इसमें, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्या कह दिया है भाई साहब। चलिए ग्राफ वही है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य अ में कितने प्रतिशत गांव का विद्युतीकरण हो चुका है। अरे भाई साहब, अ में देखना है कितने प्रतिशत गांव का विद्युतीकरण हो चुका है। तो अ में कितना परसेंट नहीं हुआ, 20% नहीं हुआ है, तो कितना परसेंट हो चुका है। तो अ में जाहिर सी बात है 20% नहीं हुआ है, अ में 20% नहीं हुआ है तो 80% विद्युतीकरण हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल गलत दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं, गलत नहीं दिया है। इसमें हम आंसर जो करेंगे ना वो 5 नंबर आंसर कर देंगे, इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर आपका 4 नंबर दे रहा है 75, तो ये गलत दिया है, या तो 5 देना चाहिए, या 4 के स्थान पर जो 75 ऑप्शन दिया है उसके स्थान पर उसे 80 देना चाहिए था, है ना। तो आप बिल्कुल निफिक्र रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ग्राफ जो दिया है बिल्कुल सही है, ग्राफ के अनुसार हम चलेंगे ना, मेन तो हथियार हमारा यही है ग्राफ। और ग्राफ के अनुसार जो क्वेश्चन करा है उससे चलेंगे, आंसर क्या दिया है क्या नहीं दिया उस पर विश्वास नहीं करना है हमें, केवल और केवल विश्वास किस पर करना है, केवल और केवल ग्राफ पर विश्वास करना है, और फिर हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है उसके मुताबिक चलना है। आंसर क्या दिया है क्या नहीं दिया उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो फिर में पड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत मिस्टेक इसमें किया है, बहुत मिस्टेक, ठीक है। इसके पहले बहुत कम मिस्टेक था, एक आध दो क्वेश्चन में, इस ग्राफ के पहले एक आध दो क्वेश्चन में मिस्टेक हमको दिखा है, मतलब हर एक चैप्टर में 1-2 मिस्टेक दिखा है, लेकिन इसके बाद से आइएगा ना बहुत मिस्टेक है, मतलब हद से ज़्यादा मिस्टेक है। तो आप उसको मिस्टेक को हम सुधारेंगे, बताएंगे कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है। तो इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों रहने देते हैं आज की इस वीडियो में, हम 15 नंबर तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे
सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे या फिर जितना हो सकता है उसको देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस 15 नंबर तक क्वेश्चन तक रहने देते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।